बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर 3 गैसेस हम पढ़ रहे हैं और आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बर्नौली ने 1738 के अंदर प्रपोज की है ये थ्योरी किसको कहते हैं? नजरिया को, सोच को। उसके जहन में गैस की हरकत के बारे में और गैस की नेचर के बारे में कि गैस किस तरह से बनी हुई है कुछ ख्यालात आए, कुछ उसकी सोच थी। उसने उन सोच को तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया। 7 से 8 पोस्टुलेट वो कहलाए, मफरूज़े फर्ज की हुई बातें, जिस जब तक वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो जाती कोई बात साइंस के अंदर, उसको हम पोस्टुलेट या मफरूज़े कहते हैं। तो ये इतनी हेल्पफुल थी। उसके बाद से सेकंड जो साइंटिस्ट था उसने गैसेस पे काम करना शुरू किया और उसने काम करते हुए एक काइनेटिक इक्वेशन हर की मसावात पेश की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी गैस की नेचर को जानने के लिए। और वो साइंटिस्ट था क्लासिस, उसने 1857 के अंदर काइनेटिक इक्वेशन को पेश किया। काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। सी बार स्केयर है, इसको भी हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट। फिर और इसको इलेबोरेट किया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या काम किया? उसने गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के ऊपर कंसंट्रेट किया कि गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किस तरह से होती है। तो उसने उसको ऑब्जर्व करते हुए लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज पेश किया। डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को कहते हैं। इसका क्या मतलब है? उसने ये कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तमाम एक जैसी वेलोसिटीज नहीं रखते, यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के तो 100 गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज एक जैसी नहीं होगी, बल्कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ग्रुप होते हैं मॉलिक्यूल्स के जिनकी वेलोसिटी एक जैसी होती है। अगर टोटल फर्ज किया गैस के मॉलिक्यूल्स 100 है तो 40 की फर्ज किया 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, 20 की 3 मीटर पर सेकेंड और 30 की 4 पर मीटर सेकेंड और 10 की 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। इस तरह से तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो एक जैसी नहीं है, लेकिन उनमें हम ये देखेंगे कि ग्रुप्स की वेलोसिटी एक जैसी होती है। तो इसको उसने ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर उसने लॉ जो है वो पेश किया। लॉ का मतलब है कि ये बिल्कुल सच बात है और ये चेंज नहीं हो सकती। थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है बट लॉ चेंज नहीं हो सकता। और उसका कहना ये था कि तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, बट गैस के मॉलिक्यूल्स के ग्रुप होते हैं जिनकी वेलोसिटीज एक जैसी होती है। और सेम केस एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए भी था कि तमाम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जीज सेम नहीं होती, अलबत्ता ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनकी एनर्जीज सेम होगी। और ये बात बोल्ट्जमैन ने कही। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो वॉन्डर वॉल ने किया। वॉन्डर वॉल ने रियल गैसेस के लिए रियल गैस इक्वेशन पेश की, क्योंकि उससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। ये ख्याली गैसेस के लिए है। ये जितनी भी हमारे पास असल में हकीकत में गैसेस मौजूद है, जिस तरह हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, उन तमाम के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो वॉन्डर वॉल का इंपॉर्टेंट काम ये था कि उसने जितनी हकीकी गैसेस थी उनके लिए रियल गैस इक्वेशन रिप्रेजेंट की। और ये सारा काम बर्नौली की इस थ्योरी के बाद जो है वो शुरू हुआ। इस वजह से ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है ये पायनियर के तौर पे काम करती है। और अब हमने ये देखना है कि इसके क्या क्या 7-8 जो पॉइंट्स मैंने कहे कि हैं पोस्टुलेट्स, वो क्या है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये है, all the gas molecules are consist of small particles। तमाम जो गैसेस हैं, गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं। बल्कि आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो गैसेस हैं वो छोटे ज़रात से बनी हुई हैं, विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले उसने ये बताया कि गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर उसने साथ में ये भी बताया कि कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, हीलियम। और उसने जिक्र भी किया हीलियम, नियॉन, आर्गॉन आर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो का मतलब होता है वन और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। एक एटम पर मुश्तमिल गैसेस हैं, ये भी उसने बताया। सेकंड बात जो की वो मोशन के ऊपर थी। पहले उनकी नेचर के ऊपर बात की कि गैस
मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, दूसरी मोशन के ऊपर बात की। और मोशन किस तरह की होती है? गैस के मॉलिक्यूल की मोशन रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब हरकत करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के साथ टकराते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली या हैफाजर्डली। हैफाजर्डली का मतलब ये है कि रैंडमली, बेतरतीब, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इस तरह से। एंड दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, वो एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे होते हैं। एंड दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस बर्तन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसके साथ भी टकराते हैं। एंड चेंज देयर डायरेक्शन, और अपने सम तब्दील कर लेते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं? रैंडम हरकत होती है और इस हरकत के अंदर कोलिजन, टकराव होता है। नेक्स्ट जो नेचर गैस की बताई वो ये थी कि प्रेशर। प्रेशर क्यों होता है गैस का? तो प्रेशर की रीजन बताई बर्नौली ने ये कहा कि प्रेशर exerted by gas molecule is due to the motion of the gas molecules and collision of the gas molecules। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हुए टकरा रहे होते हैं among themselves and with the wall of the container, यानी कि जब जिस बर्तन में भी गैस को रखा जाता है उस बर्तन के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टकराते हैं उस बर्तन के दीवारों के साथ, और उस टकराव की वजह से प्रेशर होता है। फिर ये भी बताया कि ये जो टकराव होता है ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्या होता है? कोलिजन, ये लफ्ज़ है पूरा, इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन टकराव और इलास्टिक लचकदार टकराव। ऐसा टकराव जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज ना हो, एनर्जी भी चेंज ना हो। मोमेंटम और एनर्जी जहां पे चेंज ना हो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट में गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस की बात की गई। खाली जगह होती हैं, दे आर वाइडली सेपरेटेड, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं और उनके दरमियान काफी ज्यादा खाली जगह होती हैं। और फिर पांचवी जो बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गलत थी, जिसको वॉन्डर वॉल ने बाद में प्रूव किया कि ये बात गलत है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई कशिश की कुव्वत नहीं होती। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ऐसा नहीं होता। बाद में ये प्रूव हुआ एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन बर्नौली ने ये कहा कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि बाद में वंडर वॉल ने इसको गलत प्रूव किया। सिक्स पॉइंट ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल is negligible as compared to the volume occupied by gas molecule। अब ये दोनों बातें क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम और ऑक्युपाइड वॉल्यूम। इसको पहले समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज हम ये करते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने गैस को बंद किया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने उसमें बंद किया हुआ है। इस तरह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और हमने इसमें इनको बंद किया हुआ है। सपोज यही हमारे पास इस वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स, हम बहुत ज्यादा नहीं करते। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर इससे बड़ा वाला कंटेनर प्रोवाइड किया जाए तो वो पूरी जगह ऑक्युपाई करेंगे, वो ऑक्युपाइड वॉल्यूम हो। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम ये है कि हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स को तरतीब से रखना शुरू हो जाए। इसको इसके साथ रखें, फिर इसको इसके साथ रखें। अब इस गैस का अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है। ऑक्युपाइड वॉल्यूम क्या था? ये पूरा कंटेनर पहले गैस ने फिल किया हुआ था, हर जगह पे स्कैटर थी, तो ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम था, घेरा हुआ कितना है। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? जब हमने इन तीनों को अरेंज कर दिया उसके बाद से हमने देखा कि एक्चुअल वॉल्यूम इनका ये है, जो इन्होंने घेरा हुआ है वो तो पूरा ये स्केयर जो है पहले वो था, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम इनका ये है। तो बर्नौली का कहना ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम वो ऑक्युपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नजरअंदाज करने के लायक, यानी कि इतना कम होता है, इतना कम होता है कि ऑक्युपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में हम
एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस को नजरअंदाज कर सकते हैं। 7 पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है मोशन की? गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, कंटिन्यूस मोशन होती है, पर इसको हरकत में रखता कौन है? गैस के मॉलिक्यूल को कौन मूव करवा रहा होता है? तो गैस के मॉलिक्यूल में ऐसा लग रहा होता है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होती है? हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींच रही होती है। तो इसकी वजह से बर्नौली ने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स में मोशन कम है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बहुत कम मोशन है, बल्कि उनके अंदर जो मोशन है वो कंटिन्यूस कोलिजन है। गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे के साथ टकराते जा रहे हैं। वो जो मुसलसल गैस के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, उस टकराव की वजह से बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत की हालत में क्यों है? वो उन आपस में टकराव की वजह से मुसलसल हरकत की हालत में है, ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो कशिश की कुव्वत जो जमीन लगा रही है उन गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ नीचे लाने के लिए, उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स हरकत में नहीं है, बल्कि इस क्लीजन की वजह से वो इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन है। टकराव की वजह से हरकत में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हरकत में नहीं है। ये इसका एक मुख्तसर सा जो है वो आप ये कहें कि इसको सम अप कर सकते हैं। तो इसको बर्नौली ने किस तरह से कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं रीजन के तौर पे। जो रीजन अगर हम देना चाहें कि गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत में क्यों करते हैं, तो हम ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नजरअंदाज कर सकते हैं। और मेन रीजन जो है वो हर वक्त मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल की, वो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स है, आपस में जो उनका टकराव उसकी वजह से वो मोशन की हालत में है। लास्ट वन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बाद में सही प्रूव भी हुआ, और वो ये था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको बाद में ठीक जो है वो माना गया और इसको हम डिराइव भी करेंगे। आज बच्चों